चलिए आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि भैया जो भी यहाँ बैलेंस शीट है, तो आपको बैलेंस शीट तो यहाँ दिख ही रही होगी। तो जो भी यहाँ बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल है, लोन है। नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास यहाँ कैपिटल है, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट में कोई चेंज होता है तो हम किस में लेके जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज होता है, यानी कि फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज होता है, तो इसको हम कहां लेके जाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां लेके जाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब फिक्स एसेट्स बढ़ रही हो, घट रही हो, करेक्ट, या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हो, घट रहे हो, या उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा हो, तो ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल अगर आपने फिक्स्ड खरीदी है, मान लीजिए आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, फिक्स्ड अकाउंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, सामने बैंक से पैसे जाएंगे। मतलब एसेट बढ़ेगी तो पैसे जाएंगे, तो कैश फ्लो में माइनस होगा। और अगर मान लीजिए कि आपने फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट बेची होगी तो बैंक से पैसे आएंगे, मतलब आपका कैश फ्लो में पैसा आएगा तो वो प्लस होगा। सिंपल सा फंडा है। उसी तरह अगर मान लीजिए उसी इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और वो भी कहां जाएगा बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर वो कहां जाता है बेटा? देखिए ये फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट हम लोगों ने ऑपरेटिंग तो पहले पूरा सीख लिया है, एवरीथिंग करेक्ट। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई एसेट बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, फिर इंटेंजिबल एसेट्स बेचते हैं, तो ये जो भी फिक्स्ड एसेट्स हम बेच रहे हैं उसका जो पैसा आ रहा है, इससे क्या होगा? कैश बढ़ेगी। यानी इन सब में हमारी कैश क्या होगी? बढ़ेगी। करेक्ट है? हमारी कैश क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए, तो ये तो फॉर्मूला वाला कुछ सेटलमेंट हो गया। हाँ जी, तो ये सारी हमारी कैश बैलेंस क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो ये सारी हमारी कैश बैलेंस बढ़ाएगी। फिर उसमें से अगर मान लो कोई इंटरेस्ट डिविडेंड मिला किसी इन्वेस्टमेंट पर, या रेंट मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे? उससे भी कैश बैलेंस बढ़ेगी। पर हमने फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट बेची तो उससे कैश बैलेंस घटेगी। और उसको इंश्योरेंस क्लेम आया मशीनरी को जलने पर या मशीनरी का लॉस होने पर, तो भी वो किसमें जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई एसेट या फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो पैसा आएगा, और खरीदते हैं तो पैसा जाएगा, और उस पर कोई इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है तो पैसा आएगा। और ये सब कुछ कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में थोड़ी थियरी को गो थ्रू कर लें। थियरी भी पहले देख लें। हाँ जी, so investing activities are acquisition and disposal of long-term assets and other investments in the are not included in cash and cash equivalent. ठीक है? The cash flow, that is okay, the cash inflow and outflow relating to fixed assets, shares, debts, instrument, other enterprise, advance, loan to third party, and also the remainder are classified and shown as investing activity in cash flow statement. यानी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? यहाँ की जो बैलेंस शीट है उसमें फिक्स्ड या इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो पैसा जाएगा, और फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो पैसा आएगा, और उस पर कोई इंटरेस्ट आता है तो भी पैसा आएगा। तो वो चीज यहाँ बोली हुई है। कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर शोन सेपरेटली बिकॉज इट इज शोन टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैविंग बीन मेड ऑफ रिसोर्सेज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड कैश फ्लो इन फ्यूचर। मतलब क्या होता है? कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसको बोलते हैं जो हमें सेपरेटली दिखाना पड़ता है, बिकॉज कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू फ्यूचर में जनरेट करेंगे। रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसके कुछ महीने या बाद आपको रेंटल इनकम मिलेगी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीदे तो उस पर डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा फ्यूचर में। तो आप पहले खरीदोगे, बाद में फ्यूचर में रेंट मिलेगा। आपको शेयर्स खरीदोगे तो बाद में फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा। तो ये आपको पहले खरीदना होगा, फ्यूचर में उसका कैश फ्लो जनरेट होगा। सो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज सर्टेन बाय एनालिसिस ऑफ चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स। कोई एसेट खरीदते हैं या बेचते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी
कि दो ही चीजें होती हैं, फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट। उसको अगर खरीदते हो तो पैसा जाएगा और बेचते हो तो पैसा आएगा। सो इन केस the amount of purchase or sale of fixed asset depreciation is not given, the required amount is determined as preparing a fixed asset account is available information। यानी आप फिक्स्ड अकाउंट बना के कंफर्म कर सकते हो डेप्रिसिएशन आया या नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका पहले साल का एसेट का फिगर था इतना, बाद में 1,20,000 हो गया, तो आपने फिक्स्ड खरीदी होगी। पर मान लो कि 120 था और 1 लाख हो गया, तो आप समझो कि ये डैप ही है। आपने एसेट बेची, ये मत सोचिएगा, पहले ये डैप है। अगर डैप का फिगर दिया हो तो ये डिफरेंस जो है आपने एसेट बेची हो। चलिए ध्यान दीजिए, तो अगर एसेट बढ़ती है तो प्लस कर दो, माइनस होती है तो उसके दो कारण, या तो डैप होगा या तो सेल होगा। तो पहले डैप एज्यूम करना होगा, बाद में सेल एज्यूम करना होगा। सो आपने कोई एसेट बेची है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, या कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पैसा आएगा, तो इसको आप प्लस कर दो। अगर लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स जो है रिपेमेंट रिसीव, यानी लॉन्ग टर्म लोन के पैसे आए हैं तो पैसा आएगा। कोई इनकम मिली है उस पर कोई इन्वेस्ट टेंजिबल एसेट पे या इन्वेस्टमेंट पे तो भी पैसा आएगा। रेंट मिला था प्रॉपर्टी पर तो भी पैसा आएगा। डिविडेंड मिला है तो भी पैसा आएगा। इंटरेस्ट मिला है तो भी पैसा आएगा। अब जाएगा क्यों? अगर आप फिक्सेड या इन्वेस्टमेंट्स आप खरीद रहे हो, यानी आप फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा, और फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो पैसा आएगा, प्लस उस पर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है तो ये पैसा आएगा। मतलब पैसे आने के चार रास्ते हैं। अगर आपने फिक्स्ड बेची है, इन्वेस्टमेंट बेचा है, या इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, तो इससे पैसा आएगा, और फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो पैसा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये मैं सम्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सम हमारा आ रहा है, दैट इज सम नंबर 36। तो देखिए इसको, पहले इसको हम अलग वीडियो में ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट जो हमारे समझना है वो क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो ये हमें समझना है ये डेप वाला पॉइंट। चलिए डेप वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं। डेप वाले पॉइंट में क्या समझना है, सपोज आपने कोई मशीनरी खरीदी है, ये मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आने वाले हैं। समझो आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपीस की, और आपने खुद के पैसों से खरीदी, तो एंट्री आएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। फिर आप इसको दो बार, अगर मान लो उस मशीन पे 1 साल बाद डेप लगा, तो आपने एंट्री की डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन, और वो आपकी एंट्री है 10,000 की। तो मैं इसको 10,000 कर दूं क्योंकि आपकी 10,000 की ही एंट्री आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने 1 साल बाद डेप लगा, डेप टू मशीन कितने की हो गई आपकी 10,000 रुपीज की। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपने इस मशीन को बेच दिया, समझो 75,000 में। तो आपकी मशीन कितने की थी, 1 लाख की मशीन आपने डेबिट की थी, सामने मशीन आगे कितनी क्रेडिट हो गई, इट इज कॉल्ड 10,000। आपकी मशीन कितनी क्रेडिट हो गई 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 की मशीन निकल गई, तो बाकी बची 90 की गई, और सामने बैंक से 75 आया है, तो डिफरेंस लॉस में चला जाएगा। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप वापस आगे बढ़ते हैं, अगर यही मशीन मैंने 95 बेची होती तो मशीन जाएगी तो 90 में, और 99 में आपने बेची तो 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हो कि ये कैसे होगा। पर अगर मान लो मशीन का ये पैटर्न, मान लो डैप लगाने का भी एक पैटर्न होता है। सी लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। मैं वन नोट में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि डैप की 2 मेथड्स होती है। So let's understand these 2 methods. चलिए ये तो लगता है ओके ओके। ये पूरा एक मेथड है। मतलब आप 1 साल समझिए, यहां आपने एक मशीन खरीदी, एंट्री की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, और वो आपने की 1 लाख की। ठीक है, ये भी बात सही है। अब मान लो कि आपने डेप लगाया, तो डेप लगाया आपने कितने का, अब मान ली डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन किया कितने की, दैट इज 10,000।
बराबर। तो आपकी मशीन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 90,000 रुपीज। और क्योंकि डेप 1 लाख का है, मशीन आपने खरीदी इतने की, मशीन गई इतने की, तो आपकी 90 की बची, तो वही हमने 90 की यहाँ पे एंट्री की थी कि 90 का गया, 70 का मिले तो फिर 15 का लॉस, और 90 का गया 90 का मिले तो भाई 5,000 का प्रॉफिट। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप मशीन की जगह आप यहां लिखते हो दूसरी मेथड से, एंड दैट इज आप लिखते हो टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यानी इससे आपकी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वापस 1 लाख। तो अमाउंट तो आपका 10,000 ही है, अमाउंट आपका 10,000 ही, लेकिन आपने प्रोविजन क्रेडिट कर दिया है। प्रोविजन क्रेडिट किया इसका मतलब क्या, मशीन तो अभी भी 1 लाख की ही खड़ी है, बिकॉज मशीन घटी नहीं हुई नहीं। और अब आप मशीन को बेचोगे तो एंट्री क्या होगी, तो आपको बैंक से कितने मिलेंगे, समझिए आपको बैंक से 85 मिल रहे हैं। ओके, तो मशीन आप कितने की जाने दोगे बताइए, मशीन आप कितने की जाने दोगे। तो मशीन आपकी जाएगी 1 लाख पूरे की, करेक्ट। तो प्रोविजन जो यहां क्रेडिट था और डेबिट होके निकल जाएगा 10,000, बिकॉज अब तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, बस मशीन पूरी गई। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, लॉस लिखोगे कितने का, 5,000। गॉट इट। तो ये पैटर्न होता है, मतलब इसमें क्या करना पड़ता है, जब आपकी मशीन, जैसे आप यहाँ पे, मैं इसको फिर से करके देता हूं, तो अगर आपने एंट्री की डेब्ट टू प्रोविजन, इसका मतलब क्या हो, अगर डेब्ट टू प्रोविजन किया है मतलब मशीन डेबिट की है लेकिन मशीन क्रेडिट नहीं की है, इसका मतलब मशीन कितने की बचेगी 1 लाख की। आप बैंक से आपको कितने मिले, तो बैंक से पिछली बार की तरह ही 75 मिले, पर मशीन आपकी जाएगी 1 लाख से, बिकॉज मशीन डेबिट थी लेकिन क्रेडिट नहीं हुई है। तो आप प्रोविजन जो यहाँ क्रेडिट था वो आप डेबिट कर दोगे, भाई अब इसको राइट ऑफ करने का टाइम आ गया है। तो डिफरेंस ऑटोमेटिक 15,000 का लॉस हो जाएगा, 1 लाख माइनस 85, तो यहाँ 15,000 रुपए आ जाएंगे। तो अगर आप ये एंट्री करो कि ये एंट्री करो, दोनों की इंपैक्ट कुछ नहीं आएगी। देखिए अगर आप इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दो ना, देखो ये प्रोविजन यहाँ क्रेडिट था, प्रोविजन डेबिट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डेप अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन 1 लाख। तो बैंक डेप लॉस, बैंक 75 का, डेप ऊपर 10 का, मशीन लॉस 15 की, हो गया अपना 1 लाख। तो वही एंट्री आपकी यहां भी आएगी। देखो आपका, देखो बैंक डेबिट हुआ 75 का, बरा डेप डेबिट हुआ 10,000 का, लॉस डेबिट हुआ 15 का, और मशीन देखिए 10,000 और 90,000, 1 लाख की क्रेडिट हो गई। तो एंट्री दोनों की सेम ही हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पे क्या प्रोविजन क्रेडिट था और डेबिट होकर निकालना पड़ेगा। तो जब भी एक्यूमुलेटेड टाइप लिखा हो तो ये मेथड है, ये आपको समझ के चलना है। नेक्स्ट आते हैं, फिर बैंक अकाउंट डेबिट 95 आपको मिले, हाँ जी ठीक है, बैंक से आपको 95 मिले, मशीन आपने 1 लाख की निकाली, प्रोविजन आपने जो क्रेडिट था यहाँ पे वो डेबिट करके निकाल दिया, तो ये 1 लाख पाई हो गए, 1 लाख की मशीन थी तो 5,000 का प्रॉफिट आ गया। अल्टीमेटली ये भी प्रोविजन यहाँ क्रेडिट और डेबिट करके निकाल दोगे तो भी एंट्री सेम ही आएगी। देखो समझो ये प्रोविजन यहाँ पे ऊपर डेबिट था, अभी क्रेडिट हो गया, तो प्रोविजन डेबिट क्रेडिट होके निकल गया। चलिए मैं पेन अलग ले लेता हूं तो आपका आइडिया है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, अभी जा भाई। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इट इज ब्लू, यहाँ ध्यान देते हैं। तो यहाँ प्रोविजन क्रेडिट था, प्रोविजन डेबिट होके निकल गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, बैंक डेबिट 95, ये डेप ऊपर का 10,000 डेबिट, फिर प्रोविजन मशीनरी क्रेडिट 1 लाख और प्रॉफिट आ गया 5,000। तो बैंक डेप प्रॉफिट मशीन। अब इसको भी यहां कर लेते हैं। तो देखिए बैंक डेबिट हुआ 95 का, अगर हम प्रोविजन डेप डेबिट हो गया 10,000 का, फिर प्रोविजन तो यहाँ पे है नहीं, मशीन 10,000 की, मशीन 90,000 की, और प्रॉफिट आ गया 5,000। वही एंट्री हो गई सेम जो आपकी पहले थी। सो देयर इज नो चेंज, खाली प्रोविजन क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट होकर निकालना पड़ेगा, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बस यही एक आपकी इंपैक्ट है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्शन स्टैटिस्टिक्स का नया वीडियो बनाते हैं।